दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवातंत्र। राजस्थान के अपवातंत्र के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान की सिंचाई परियोजना। ठीक है, अब राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो सिंचाई परियोजना चलती है वो बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आती है। बहुउद्देशीय परियोजना को भी मैंने बताया, राजस्थान के अंदर दो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जैसे कि नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना और एक है नहर बहुउद्देशीय परियोजना। मतलब नदी और नहर के द्वारा राजस्थान के अंदर सिंचाई परियोजनाओं को संचालित किया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा हमारे पास में राजस्थान की सिंचाई परियोजना, जो कि नदी और नहर बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित है। ठीक है, तो टॉपिक डाल लेंगे, राजस्थान का अपोहा तंत्र। और राजस्थान के अपोहा तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सिंचाई परियोजना। राजस्थान की सिंचाई परियोजना। ठीक है, अब इसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में टॉपिक चल रहा था। तो आपको मैं बता दूं, एक ऐसी योजना जिसके एक नहीं, दो नहीं, कई उद्देश्य हो और उन उद्देश्यों से उस जगह की, उस स्थान की पूर्ति की जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, कई योजनाएं होती है जो कि पेयजल से संबंधित होती है। आगे बात, पेयजल मतलब पानी पिलाने की व्यवस्था जहाँ पर की जाती है। इसके साथ में जैसे कि सिंचाई व्यवस्था की जाए, जिसके साथ में जैसे कि विद्युत उत्पादन की जाए। अब ये क्या हो गया, एक उद्देश्य नहीं है, एक दो तीन उद्देश्य हो गए। मतलब एक ऐसी परियोजना जिसके कई उद्देश्य हो, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। अब राजस्थान के अंदर बहुउद्देशीय परियोजना को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। ठीक है, वो दो भाग कौन से हैं? पहला, एक तो मैंने बताया नदी घाटी बहु उद्देशीय परियोजना। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा कौन सा बताया मैंने? नहर बहुउद्देशीय परियोजना। ये दो भागों में इसको बांटा गया। मतलब आपके राजस्थान के अंदर सिंचाई का जो कार्यक्रम किया जाता है, सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, या तो नदी के द्वारा की जाती है या फिर नहरों के द्वारा की जाती है। ठीक है, आज का जो हमारा बिंदु है, हमारा जो ये वीडियो बन रहा है, वो बनेगा नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना की। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं शामिल है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चंबल, ठीक है, माही, ठीक है, इसके अलावा भांकड़ा नांगल, व्यास, रेणुका जी और लखवार आपके नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसको मैं मेंशन कर देता हूं, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे चंबल के बारे में। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे माही के बारे में। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे भांकड़ा नांगल परियोजना के बारे में। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे रेणुका जी के बारे में। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम कौन सा, आपके व्यास। ठीक है, एक व्यास भी रह गया, व्यास बहुउद्देशीय परियोजना। और एक अंत में लखवार। ठीक है, एक है छठे नंबर पे है लखवार बहुउद्देशीय परियोजना। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, पहला बिंदु डाल लेंगे, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना।
देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि चंबल नदी, उस चंबल नदी से ये परियोजना निकाली गई। उद्देश्य क्या था? सिंचाई व्यवस्था। इसके अलावा आपके सिंचाई के साथ में आपके जो क्या बोलते हैं इसको, पेयजल की व्यवस्था, विद्युत उत्पादन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था इस चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत रखी गई। अब आपको मैं बता दूं, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश के समान सहयोग द्वारा संचालित उद्देश्य, ये बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, राजस्थान का भी जितना योगदान है उतना ही मध्य प्रदेश का भी है। ठीक है, तो ये हमारी पहला लाइन रहेगा। पहला क्या रहेगा? यह परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश द्वारा संचालित योजना है। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर। इस परियोजना में 3 चरण हुए। कितने चरण हुए? 3 चरण। और 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए। ठीक है, लिखेंगे इस परियोजना में 3 चरणों के अंतर्गत 4 बांध बनाए गए। ठीक है, अब वो 4 बांध कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो 3 चरण, इस तरीके से आप सारणी बना लेंगे, 3 चरण। अब देखिए 3 चरण कैसे। प्रथम चरण, देखिए प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो प्रथम चरण के अंदर जो डैम बना, ठीक है, प्रथम चरण में जो डैम बना, पहला गांधी सागर डैम। ठीक है, गांधी सागर डैम बना मतलब बांध। और दूसरा बना कोटा बैराज। ठीक है, मतलब चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत 3 चरण के अंदर इसका कार्य हुआ और 3 चरणों में आपके डैम बने। पहले प्रथम चरण के अंदर तो गांधी सागर कोटा बैराज बांध बनाया गया। फिर आता है द्वितीय चरण। अब देखिए द्वितीय चरण जब आया तो इसके अंतर्गत तीसरे नंबर का जो बांध था वो बांध था कौन सा? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। और जब तीसरा चरण आया, तृतीय चरण, और तृतीय चरण के अंदर चौथा डैम बनाया गया और वो डैम था कौन सा? जमार। ठीक है, या फिर जमार सागर कह दीजिए या फिर कोटा डैम के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, जवाहर सागर डैम या फिर कोटा डैम भी इसको हम बोल सकते हैं। इस तरीके से ये 4 बांध बनाए गए इस चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक एक डैम के बारे में अध्ययन करेंगे। 4 डैम के बारे में बताऊंगा, गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और आपके जवाहर सागर डैम के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर मैंने कितने डैम बताए आपको? 4 डैम। ठीक है, 3 चरणों में 3 चरण हुए और उन 3 चरणों में कितने बांध बनाए? 4 बांध बनाए। मतलब इस चंबल बहुउद्देशीय परियोजना से लाभ मिले लोगों को, इसलिए 4 बांधों का निर्माण किया। प्रथम चरण के अंदर कौन कौन से डैम थे? प्रथम चरण, एक एक का वर्णन करते चलते जाते हैं। पहला चरण जो था उसमें मैंने आपको बताया था गांधी सागर, और दूसरा बताया मैंने आपको कौन सा? कोटा बैराज। ठीक है, कोटा बैराज। देखिए इसका वर्णन कर लेते हैं। पहले प्रथम चरण का पॉइंट डाल लेंगे। पहला गांधी सागर। अब देखिए गांधी सागर जो बांध है ये कहां स्थित है? मंदसौर में। ठीक है, स्थिति लिख देता हूं पहले तो मैं, ये कहां पर उपस्थित है? मंदसौर में। और मंदसौर कहां पड़ता है तो बता दूं आपको, मध्य प्रदेश में। कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर। ठीक है, लिख देंगे राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर। ठीक है, आगे देखिए चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में सबसे ऊंचा एवं बड़ा बांध है ये कौन सा? गांधी सागर बांध। ठीक है, चंबल
बहुउद्देशीय परियोजना में सबसे, ठीक है, सबसे ऊंचा और बड़ा, सबसे ऊंचा व सबसे बड़ा बांध। ठीक है, आगे सुनिए इसकी विशेषता। इस डैम पर कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है, तो सुन लीजिए कितनी है। इस बांध पर जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी, यहां पर बिजली पैदा होती है, तो मैं बता दूं आपको 23 मेगावाट इंटू 5 यूनिट से अगर करें तो यहां पे जो यूनिट निकलती है वो 115 मेगावाट यहां पर बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, ये तो बात हुई किसकी, गांधी सागर की। अब सेकंड नंबर पे आता है कोटा बैराज। देखिए कोटा बैराज की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो साफ है, नाम से पता चल रहा है कोटा बैराज कहां पर स्थित है, कोटा में स्थित। ठीक है, यह चंबल बहुउद्देशीय परियोजना का सिंचाई बांध है, मतलब इस बांध से सिंचाई की जाती है। ठीक है, लिख देंगे यह चंबल परियोजना का सबसे बड़ा सिंचाई बांध है, मतलब बड़े स्तर पर इस बांध से सिंचाई की जाती है। ठीक है, इस सिंचाई के लिए इस बांध से 2 नहरें निकाली गई। कितनी नहरें निकाली गई, 2, सिंचाई के लिए। ठीक है, सिंचाई के लिए इस बांध से 2 नहरें निकाली गई। ठीक है, अब वो नहरें मैं बताऊंगा आपको कौन सी नहरें हैं और उसका वितरण कहां पर है। चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। कोटा बैराज कोटा में स्थित है, यह चंबल परियोजना का सबसे बड़ा सिंचाई बांध है और सिंचाई के लिए इस बांध से 2 नहरें निकाली गई है। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए कोटा बैराज की बात चल रही थी और कोटा बैराज में मैंने आपको बताया कि सिंचाई के लिए सबसे बड़ा डैम माना गया। 2 नहरें कौन सी, सुन लीजिए, 2 नहरें जो मैं भी बात कर रहा था 2 नहरों की, तो 2 नहरें, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर 2 नहरें निकाली गई। मैं बाईं ओर नहर की बात करूं तो ये जो बाईं नहर है ये वितरण करती है कोटा और बूंदी में। ठीक है, वितरण क्षेत्र कौन सा है, कोटा और बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका वितरण किया जाता है। और बात करें आपके दाईनी ओर की, दाईं नहर की बात करें तो इसका वितरण जो हुआ है वो किस साइड हुआ है, कोटा, बारा और मध्य प्रदेश। ठीक है, कोटा, बारा और मध्य प्रदेश में। आ गई बात समझ में, मतलब इन 2 नहरों का वितरण बताया गया कि किधर किधर हुआ है। अब बात करते हैं, नोट करने वाली बात है ये, और नोट है दाईं ओर वाली, दाईं नहर की कुछ नोट करने वाली बात क्या है सुन लीजिए। देखिए चंबल की दाईं नहर जो है उस नहर से 14 नहरें निकाली गई। कितनी नहरें निकाली गई, 14, और जिनमें से 8 नहरें जो है वो राजस्थान में और शेष जो बच गई वो मध्य प्रदेश में चली जाती है। ठीक है, लिख देंगे दाईं नहर से कितनी नहरें निकाली गई, 14। चंबल की दाईं नहर, ऐसे लिखिए, चंबल की दाईं नहर से 14 नहरें निकाली गई। ठीक है, कितनी निकाली गई, 14, 8 राजस्थान में और 6 कहां बच गई, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इनमें 8 नहरें राजस्थान में व शेष 6 मध्य प्रदेश में। ये नोट करने वाली बात है इस दाईं नहर के संबंधित है। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको वो 8 नहरें कौन कौन सी है राजस्थान के अंदर, उसकी बात करेंगे। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए वो 8 नहरें कौन सी है, राजस्थान की 8 नहरें
जो कि आपके कोटा बैराज के दाहिनी जो चंबल नहर है उसके अंतर्गत निकाली गई। जैसे कि सबसे पहले नहर की बात करूं मैं, दीपोद नहर, ठीक है, कौन सी नहर है मैं लिख देता हूं, इस तरीके से सारणी बना देते हैं अपन, ऐसे करते हैं, लिफ्ट नहर, और मैं स्थान का नाम भी लिख देता हूं, इस तरीके से अपने समझ में भी आ जाएगा। ये 8 नहरें कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहली नहर की बात करूं, मैंने बताया कौन सा बताया आपको मैंने, दीपोद लिफ्ट नहर। तो आपको मैं बता दूं ये जो नहर है ये कहां स्थित है, कोटा के अंदर, ठीक है, कोटा में ये स्थित है। दूसरे नंबर की जो नहर है वो है पचेल लिफ्ट नहर। ये जो नहर है ये कहां स्थित है, आपके 12 के अंदर, कहां स्थित है, 12 में। तीसरे नंबर की जो नहर है वो नहर है कचारी जो है, ये कचारी नहर लिफ्ट नहर जो है ये आपके कहां पर उपस्थित है, ये है 12 के अंदर, ये भी 12 में ही है, ठीक है। इसके बाद में चौथी जो आती है नहर वो कौन सी, गणेशगंज, ठीक है, गणेशगंज लिफ्ट नहर। ये जो नहर है ये भी 12 में है, ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। पांचवें नंबर की जो नहर है वो अंता लिफ्ट स्कीम नहर जो है ये कहां स्थित है, ये भी आपके 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है। छठे नंबर की जो लिफ्ट नहर आती है वो है अंता माइनर लिफ्ट नहर। तो आपको मैं बता दूं ये नहर आपके 12 में ही है, ठीक है, काफी नहरें 12 के अंदर बताई मैंने, 12। सातवें नंबर की जो लिफ्ट नहर है वो है सोलखंड लिफ्ट नहर, ये भी 12 में है, ठीक है, सोलखंड लिफ्ट नहर, और ये भी कहां पर स्थित बताई मैंने, 12 में, ठीक है। और एक 8वें नंबर की आती है जालिमपुर, ठीक है, जालीपुर जो है, जालीपुर लिफ्ट नहर जालीपुर लिफ्ट नहर कहां है, कोटा में, ठीक है। ये इस तरीके से 8 नहरें जो है वो आपके दाहिनी चंबल की दाई नहर से 14 नहरें निकालेगी, जिसके अंदर से 8 नहरें आपके सामने, बाकी शेष 6 कहानी चली गई आपके मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। अब यहां पे अपना कोटा बैराज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्वितीय चरण की, जिसमें कौन सा सागर बताया मैंने, राणा प्रताप सागर, ठीक है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए द्वितीय चरण आता है आपके सामने, और इसमें जो तीसरे नंबर का जो बांध है वो राणा प्रताप सागर बांध है। ये कहां स्थित है, स्थिति की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो स्थिति है इसका चित्तौड़गढ़ जिले में ये मौजूद है, जिले में, ठीक है। राजस्थान राज्य में सबसे बड़ा बांध इसको माना जाता है। इस बांध से रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह को जलापूर्ति काम करती है, ठीक है। आगे बात समय, राजस्थान राज्य में सबसे बड़ा बांध है ये, ठीक है, लिख देंगे, राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा बांध है। आगे बात समझ में, ये राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा डैम इसको माना जाता है। दूसरे नंबर पे सुनिए, दूसरी विशेषता क्या बताए, इस बांध से रावत भाटा, ठीक है, रावत भाटा जो परमाणु विद्युत गृह है, परमाणु विद्युत गृह को जल की आपूर्ति करते हैं, ठीक है। ये इसकी दूसरी विशेषता होगी। अब बात करते हैं जल विद्युत क्षमता की। जल विद्युत उत्पादन क्षमता, कितनी बिजली पैदा की जाती है, तो सुन लीजिए, यहां पर बिजली पैदा की जाती है 43 मेगावाट, ठीक है। अगर मैं इससे इंटू करूं कितनी, 4 यूनिट के हिसाब से, तो यहां पर जो पैदा की जाती है वो 172 यूनिट, ठीक है। इस तरीके से यहां पर उत्पादन क्षमता है। चलिए बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं तीसरे बिंदु की, और तृतीय चरण हम चलते हैं। तृतीय चरण में ये तो कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है, ये इतना ही है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में राज्य का सबसे बड़ा बांध है, और इस बांध से रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह को जल आपूर्ति की जाती है, और क्षमता आपके सामने ही है, कितनी उत्पादन की जाती है। अब देखिए तृतीय चरण की बात कर लेते हैं।
तृतीय चरण के अंदर चौथे नंबर का जो बांध बनाया गया वो बनाया गया जवाहर सागर डैम, जिसे हम कहते हैं कोटा डैम। देखिए ये जो डैम है कहां स्थित है, कोटा बूंदी। स्थिति लिख देता हूं मैं पहले, स्थिति है कोटा और बूंदी, ठीक है, कोटा बूंदी। अब सुनिए, इस डैम की जो विद्युत क्षमता है, जैसे मैंने उसकी बताई उसी तरीके से इसकी विद्युत क्षमता बता देता हूं मैं। जल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करूं तो यहां पर 33 मेगावाट से इंटू अगर करें 3 यूनिट से तो 99 यूनिट, कितनी, 99 यूनिट इसकी उत्पादन क्षमता है। ठीक है, इस तरीके से अपना ये चंबल बहुउद्देशीय परियोजना कंप्लीट होती है, जिसमें मैंने 3 चरणों में 4 बांधों का वर्णन किया। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ये जितने भी डैम बने हैं वो चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं। बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक सहयोग से इस बहुउद्देशीय परियोजनाओं को संचालित किया जाता है और अधिकतर लोगों की जो पेयजल व्यवस्था है, सिंचाई व्यवस्था है, और एक आपका विद्युत, देखिए किस किस के अंदर, एक तो पेयजल में, एक सिंचाई में और एक विद्युत उत्पादन में। इसमें विशेष योगदान, इसमें विद्युत उत्पादन का तो मैंने बता ही दिया कि इतनी यूनिट इसमें उत्पादित की जाती है। बाकी पेयजल और सिंचाई तो आपको मैंने बता ही दिया कि कहां कहां पर सिंचाई के लिए कैसे कैसे नहरें निकली है। ठीक है, जैसे बाई नहर दाई नहर का वर्णन किया, 8 नहरों का वर्णन किया। तो इस तरीके से ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।